हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद रेखा मैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम जो है वो 19 अगस्त 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है कि डिफरेंट न्यूज़पेपर से कंपाइल करके जो ये करंट अफेयर्स जो है वो बने होते हैं। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर के लिए जो है वो न्यूज़पेपर को फॉलो किया होगा या न्यूज़पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमने चीज़ें जो है यहाँ पे कवर की हुई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। और जैसे कि आपको मैं हर क्लास में बताती हूँ कि करंट अफेयर आपके सामने जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके अलावा कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देख रहे हो जो कि आपका ऑल इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उन सभी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। करंट अफेयर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों को करंट अफेयर जो है वो बड़े ही ध्यान से जो है वो देखना है। और डेली जो है वो आप लोगों ने आधा घंटा 1 घंटा जो है वो करंट अफेयर के लिए ज़रूर देना है, क्योंकि अब जो है वो एग्ज़ाम में बाकी पोर्शन इतने कम पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर को ज़्यादा जो है वो वेटेज दी जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन, अब यहाँ से हमें जो है वो पिछले करंट अफेयर की भी थोड़ी सी जो है वो झलक देखने को मिलती है। क्या बात यहाँ पे बोली गई है उसको देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि भारत और जो नेपाल है, तो उसके रिलेटेड में यहाँ पे बात हो रही है कि भारत और नेपाल ने सीमा से संबंधित जो है वो कुछ तकनीकी मुद्दे के समाधान के लिए 3 वर्ष की समय सीमा पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो वो 3 वर्ष की जो यहाँ पे बात हो रही है, 3 वर्ष की समय सीमा पर सहमति व्यक्त की है, तो वो जो है वो किस तकनीकी मुद्दे के समाधान से संबंधित थी। ठीक है, तो इंडिया एंड नेपाल हैव agreed on a 3-year timeline to resolve this technical issue related to their boundary। तो वो क्या है, सीमा स्तंभों का पुनर्निर्माण, इस चीज़ से संबंधित था वो कि उन्होंने फिर से पुनर्निर्माण करवाया, या जो पेट्रोलिंग की जॉइंट बॉर्डर जो पेट्रोलिंग है वो, या फिर जो है वो सीमा पार भूमि अधिभोग की मैपिंग करवाई, मैपिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर लैंड ऑक्यूपेशन वो करवाई, या फिर सीमा व्यापार केंद्रों का निर्माण। तो भारत और नेपाल ने सीमा से संबंधित कौन से तकनीकी मुद्दे पर, कौन सा यहाँ पे टेक्निकल इशू था जिसके समाधान के लिए 3 वर्ष की समय सीमा पर सहमति व्यक्त की, तो वो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन मैपिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर लैंड ऑक्यूपेशन, सीमा पार भूमि अधिभोग की मैपिंग यहाँ पर करवाई गई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, संध्या किरण जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। ठीक है, तो संध्या किरण के बारे में बात हो रही है। ये एक योजना है, किस राज्य के द्वारा जो है वो अप्रूव की गई थी, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो संध्या किरण जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक की है। ठीक है, संध्या किरण योजना जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा अप्रूव की गई थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है कि नीति आयोग की रिपोर्ट की सेक्टर्स टू पोजीशन इन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है नीति आयोग की रिपोर्ट जो की सेक्टर्स टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसका की सेक्टर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा गया है, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि आपने यहाँ पे बोला गया है कि आइडेंटिफाइंग हाई पोटेंशियल सेक्टर्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान कर भारत को वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनाना जो है यहाँ पे उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो घोषित किया गया राष्ट्रव्यापी खेल प्रतिभा पहचान अभियान, तो इसमें जो ये राष्ट्रव्यापी है यानी कि पूरे राष्ट्र के लिए है, नेशन वाइड स्पोर्ट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैंपेन है। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम जी जो है उन्होंने यहाँ पे ये शुरू किया, तो ये किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए इन्होंने जो है वो चलाया, तो करेक्ट आंसर होगा जो 5 साल से 15 साल के बच्चे हैं उनके लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कैंसर को किस रूप में घोषित करने पर विचार करने को कहा है, कि कैसे उसको हम जो है वो घोषित करेंगे, तो उसको नोटिफिएबल डिजीज की नोटिफाई कर सकते हैं, हम उसको अधिसूचित कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपको पता है अभी जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया वो हमारा 80th नंबर का था। तो स्वतंत्रता दिवस पर 20 काले हिरण जो है वो ब्लैक बक्स जो है वो छोड़े गए। तो 20 जो काले हिरण छोड़े गए वो कहाँ छोड़े गए? चंबल घड़ियाल सेंचुरी में, या लिटिल रन ऑफ कच्छ में, गिर नेशनल पार्क में, या बन्नी ग्रासलैंड कच्छ में? तो बन्नी ग्रासलैंड जो कच्छ में है वहां पर छोड़े गए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके 20 ब्लैक बक्स जो है वो छोड़े गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि गुजरात में जो 20 जो ब्लैक बक्स को छोड़ा गया बन्नी ग्रासलैंड में, वो छोड़ने की किस संस्था ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया? यहाँ पे किसने हेल्प की? ग्रीन जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बांत्रा ने। तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं ने जो है वो यहाँ पे हेल्प की है, GZRRC बांत्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने तीस्ता बैराज परियोजना TBP, ठीक है, याद रखना, तीस्ता बैराज परियोजना की बहाली और भविष्य के प्रबंधन की समीक्षा के लिए कितने सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कितने सदस्य के, कितने मेंबर्स की जो है यहाँ पे इन्होंने जो है वो हाई पावर कमेटी जो है वो बनाई है, तो भविष्य के प्रबंधन और समीक्षा के लिए। तो यहाँ पे 12 मेंबर्स की यहाँ पे इन्होंने टीम बनाई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 2026 का जो गज गौरव अवार्ड है, ठीक है, तो गज गौरव अवार्ड किस अवसर पर प्रदान किया जाता है, किए गए? तो ये वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड लाइफ डे, एलिफेंट डे, किसके लिए जो है वो गज गज यानी कि हाथी को बोला जाता है, तो विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य पर जो है वो प्रदान किए गए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के दूतावास नेपाल और नेपाल सरकार के विभिन्न निकायों ने अपने कितने विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं? कि जो भारत के दूतावास हैं, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल में, और नेपाल और वेरियस गवर्नमेंट नेपाल बॉडीज़ जो है उन्होंने वहाँ की परियोजनाओं के लिए वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, विकास के लिए MOU साइन किए हैं। तो वो कितनी परियोजनाएं हैं? तो वो है 8 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार और CSIR जो है NGRI के बीच MOU के तहत किन खनिजों के भंडार की विस्तृत खोज की जाएगी? आंध्र प्रदेश सरकार और CSIR NGRI के बीच में, तो वो की जाएगी लिथियम और गैलियम की भंडार की विस्तृत खोज की जाएगी आंध्र प्रदेश में, लिथियम और गैलियम की। नेक्स्ट है, सेबी के द्वारा प्रस्तावित अनिवार्य कलर्ड कोडेड क्रेडिट रिस्क ओमीटर मुख्यतः किससे संबंधित है? कलर कोडेड क्रेडिट रिस्क ओमीटर, तो ये हमारा ऋण जो प्रतिभूतियों के क्रेडिट जोखिम, क्रेडिट रिस्क ऑफ डेट सिक्योरिटीज जो है वो इससे संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में धोखाधड़ी की राशि कितनी है? तो धोखाधड़ी की राशि 35,671 करोड़ जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो धोखाधड़ी की राशि है। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आपने सुना है, तो ने रेगुलेशंस एस के तहत कितनी राशि के सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड रेट नोट जो है वो जारी किए हैं? तो इन्होंने जो है वो USD 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इतने नोट जो हैं वो जारी, फिक्स्ड रेट नोट्स जो है वो जारी किए हैं। सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड रेट्स नोट्स जारी किए हैं 700 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFSC ने नेक्सेंट कैपिटल IFSC प्राइवेट लिमिटेड को किस प्रकार का लाइसेंस प्रदान किया है? IFSC ने किया है नेक्सेंट कैपिटल IFSC प्राइवेट लिमिटेड को, तो वो किस प्रकार का लाइसेंस दिया है? निवेश बैंकिंग लाइसेंस जो है वो प्रदान किया है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइसेंस। नेक्स्ट है, आशीष सिंह को बोला जा रहा है यहाँ पे कि मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड का MD एंड CEO जो है वो नियुक्त किया गया है, तो वो कितनी अवधि के लिए, किस अवधि के लिए जो है वो नियुक्त किया, किस अवधि के लिए नियुक्त किया गया है?
1 जनवरी 2027 से 5 वर्ष के लिए, या फिर जनवरी 2026 से या फरवरी 27 तक, 20 फरवरी 2027 से 5 वर्ष तक, या 1 अप्रैल 2027 से 4 वर्ष तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2027 से 5 वर्ष के लिए जो है वो आशीष सिंह को जो है वो मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, नटराजन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया या छोड़ दिया। कब छोड़ा उन्होंने? तो जो याद रखना आपने, टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात हो रही है, वो थे नटराजन चंद्रशेखरन। तो इन्होंने पद छोड़ा है, तो वो 20 फरवरी 2027 से जो है वो कब पद छोड़ा, तो ये आपने याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हुई। और यहाँ पे याद रखना कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे इस्तीफे की बात की है, पद छोड़ने की बात की है, तो वो 2026 को जो है वो यहाँ पे अगस्त 2026 में जो है वो पद छोड़ने की बात की है। लेकिन वो अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है वो कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद जो है वो, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि 20 फरवरी 2027 को जो है वो पद छोड़ेंगे। ठीक है, अभी तब तक वो इस पद पर बने रहेंगे जब तक उनका कार्यकाल बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, यूको बैंक के बोर्ड में पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यूको बैंक के बोर्ड में पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में अशोक चंद्रा, मनोहर लाल पालीवाल, या फिर जो है संजय मल्होत्रा या चंदा कोचर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहर लाल पालीवाल को यूको बैंक के बोर्ड में पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एनसीएलटी के द्वारा शुरू की गई ई इंस्पेक्शन और ई सर्टिफाइड कॉपी सर्विसेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ई इंस्पेक्शन एंड ई सर्टिफाइड कॉपी सर्विसेज लॉन्च्ड हुई थी एनसीएलटी के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो न्यायिक अभिलेखों तक तेज डिजिटल पहुंच प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फास्टर डिजिटल एक्सेस टू जुडिशियल रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्टल एनालिटिकल द्वारा लॉन्च किया गया जो आपका वैद्या एआई किस क्षेत्र से संबंधित इंडिया फोकस्ड रीजनिंग मॉडल है? तो ये जो है वो हेल्थ केयर से संबंधित है, डिफेंस से, एग्रीकल्चर से या स्पेस साइंस से एआई मॉडल लॉन्च हुआ वैद्या एआई। तो ये स्वास्थ्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है वो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी और भूटान की जो ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ने किस जल विद्युत परियोजना के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया? तो भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ने किया है, जीएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी और भूटान की है एक ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। तो कौन सी जल विद्युत परियोजना के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो 920 मेगावाट की जो परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो वेल और हिस्टर एएस के बीच की रणनीतिक सहयोग है मुख्यतः वो किस तकनीक के स्वदेशीकरण से संबंधित है? द स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन वेल एंड हिस्टर एएस इज प्राइमरली रिलेटेड टू द इंडिजिनाइजेशन ऑफ विच टेक्नोलॉजी? तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी से संबंधित है? प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम भी है आगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की जो पहली इंडिजीनियस फुली कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है वो किस मॉडल के तहत जो है वो विकसित की गई थी, उसको डेवलप किया गया था? तो वो कौन सा मॉडल था जो भारत की पहली इंडिजीनियस फुली कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन जो है वो कौन से मॉडल पर विकसित की जा रही थी? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है इसके तहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो 87 की उम्र में किसका हुआ था? तो सुमित सरकार जो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। ये जो है वो क्या है? प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान थे 87 ईयर्स के सुमित सरकार। नेक्स्ट है, जो मेजर जनरल सुनील कुमार जो राजदान है, ठीक है, उनको निम्नलिखित में से किन सम्मानों से सम्मानित किया गया था? नाम आपने याद रखना है।
जनरल मेजर जनरल सुनील कुमार राजदान। तो सुनील कुमार राजदान को जो है वो सम्मानित किया गया था कीर्ति चक्र एवं विशिष्ट सेवा पदक से। ऑप्शन नंबर बी, मेजर जनरल सुमित कुमार राजदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे पास कि अगस्त 2026 में भारतीय थल सेना जो है, यानी कि इंडियन जो आर्मी है हमारी, ठीक है, उनके जो प्रमुख हैं, चीफ जनरल धीरज सेठ। पहला क्वेश्चन आपने ये याद रखना, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट भी जो है वो कुछ टाइम पहले ही हुई थी। तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? जनरल धीरज सेठ है, याद रखना। उनको किस देश के द्वारा जनरल की उपाधि उनको दी गई? तो वो किस देश के द्वारा उनको मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये नेपाल ने उन्हें दी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल से रिलेटेड हमने पीछे भी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पर्यावरणविद को, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको मंगोलिया में UNCCD द्वारा जो है वो रेंज लैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो मंगोलिया में किया गया, राजस्थान का है कोई पर्सन, तो उसका नाम है सुमेर सिंह भाटी। सुमेर सिंह भाटी को मंगोलिया में UNCCD के द्वारा रेंज लैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाले में जो गाले होता है उसमें बोला जा रहा है कि गाले में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? गेंदबाज है जिसने 350 विकेट ली है श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में, तो वो कौन बने हैं? वो है रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 350 विकेट लेने वाले श्रीलंका के खिलाफ 5वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। गाले में ये चीज़ हुई है। नेक्स्ट है, मुंबई में आयोजित एशियन जूनियर ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहाँ पे आयोजित हुई थी। ब्लिट्स एशियन जूनियर ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप मुंबई में आयोजित हुई थी। तो उसमें ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा विघ्नेश वेमुला। ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट आंसर होगा। तो विघ्नेश वेमुला को गोल्ड मेडल इसमें इन्होंने जीता है ओपन कैटेगरी में एशियन जूनियर ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप जो मुंबई में आयोजित हुई थी। मुंबई में आयोजित ये जो एशियन जूनियर ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप है, अगर हम गर्ल्स में बात करें तो मेन में तो हमने बात कर ली कि विघ्नेश वेमुला को हुआ, और अगर हम बात करें विमेंस में तो ये जो है वो सारण्य नरहरि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेमुला को मिला है आपके मेंस में और विमेंस में मिला है आपको, या गर्ल्स में मिला है आपका सारण्य नरहरि को। ठीक है, सारण्य नरहरि आपने याद रखना है, मुंबई में ये आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय रक्षा स्टार्टअप ने हैदराबाद स्थित DRDO केंद्र में, जो DRDO केंद्र है कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। तो रोटेटिंग जो डिटोनेशन इंजन का सफल परीक्षण किया। ठीक है, तो वो किस भारतीय रक्षा स्टार्टअप ने किया? तो करेक्ट आंसर होगा जो डी प्रोपल्स है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। डी प्रोपल्स ने जो है वो हैदराबाद में स्थित DRDO केंद्र में रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा आपका जो चीता आंदोलन है, आदिवासी समुदायों के द्वारा किस परियोजना से होने वाले विस्थापन के विरोध में किया गया था आपका चीता आंदोलन? तो ये जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है ना, इसके विरोध में जो है वो चीता आंदोलन आदिवासी समुदायों के द्वारा किया गया था, इसके विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट राइट कैंपेन शुरू किया। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने तालुक स्तर पर, जो तालुक लेवल पर नागरिक खाद्य सुरक्षा निगरानी पहल ईट राइट कैंपेन शुरू किया है? तो वो कौन सी है? कर्नाटक ने जो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कर्नाटक सरकार ने तालुक स्तर पर नागरिक खाद्य सुरक्षा निगरानी पहल ईट राइट कैंपेन जो है वो शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में देशव्यापी E20 मिश्रित पेट्रोल के लिए अनिवार्य न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर कितना निर्धारित किया गया है? E20 मिश्रित पेट्रोल के लिए बात हो रही है, देशव्यापी नेशन वाइड नेशनल जो न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर जो है निर्धारित किया है, तो वो कितना है?
वो है आपका RON 95 जो है वो ऑक्टेन नंबर जो है यहाँ पे निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 तक भारत में कितने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सार्वजनिक रूप से जो है वो सूचीबद्ध होंगे? तो आपके 6 जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो सूचीबद्ध रूप से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में 13th सर्वे ऑफिशियल कमेटी मीटिंग हुई, तो वहाँ पे इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जो भारत और नेपाल के बीच में हुई आपकी सर्वे ऑफिशियल कमेटी मीटिंग कहाँ पे आयोजन हुआ? नई दिल्ली में, काठमांडू में, लखनऊ में, देहरादून में? तो लखनऊ में हुई, ऑप्शन नंबर सी। भारत और नेपाल के बीच में 13वें नंबर की सर्वे ऑफिशियल कमेटी मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा आपका जो दौधन बांध है वो किस नदी पर बनाया गया था? दौधन बांध जो है आपका केन नदी पर है। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर, और करंट का भी है क्योंकि हाल ही में हम बात कर रहे हैं। तो आपका दौधन बांध जो है वो केन नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा यूक्रेन का जो इस्माइल बंदरगाह है, तो जो इस्माइल बंदरगाह है वो किस नदी पर है? यूक्रेन में है, पहले आपने याद रखना। इस्माइल बंदरगाह कौन सी नदी पर है? तो ये डेन्यू नदी के ऊपर है। ईरान में आपका ये जो है यूक्रेन में है, आपने ध्यान रखना है। यूक्रेन का इस्माइल बंदरगाह जो है वो डेन्यू नदी के ऊपर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 करोड़ के अनुबंध के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके तहत भारतीय नौसेना के लिए कौन सा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम लीज पर लिया जाएगा? तो लीज पे लिया जाएगा MQ-9B सी गार्डियन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, MQ-9B सी गार्डियन जो है वो 1943 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उसके तहत भारतीय नौसेना के लिए जो है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है वो लिया जाएगा लीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। बात हो रही है कि भारत ने अगस्त 2026 में अपना 600वां टेस्ट मैच जो है वो खेला। भारत ने कौन सा टेस्ट मैच खेला? 600वें नंबर का। अभी हमने पीछे बात की कि किसके खिलाफ? रविंद्र जडेजा ने जो है वहाँ पे काम किया है ना, तो वहाँ पे उनके लिए हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था रविंद्र जडेजा के अकॉर्डिंग। तो किसके खिलाफ ये हुआ था, इन्होंने लड़ा? तो ये हुआ आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। हॉर्मूज जल डमरू संधि के बारे में आपने सुना है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो ये किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCCD का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का मुख्यालय जो है वो वॉन जर्मनी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा जो जंगली हाथियों के संरक्षण हेतु एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो 1992 में, ऑप्शन नंबर सी 1992 में जो है वो शुरू किया गया था आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको किस वर्ष जो है वो मान्यता मिली थी? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 2020 में जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो कौन सा था? ठीक है, तो वो आपका डुरंड कप था, ऑप्शन नंबर बी। एशिया का सबसे पुराना और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट था डुरंड कप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास यहाँ पे 45 क्वेश्चंस, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन, कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। बाकी डेली आप लोगों को करंट अफेयर जो है वो ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा तो देखना ही देखना है। ठीक है, बाकी जितनी चीज़ें आपको करवाई जा रही है इतना करोगे, अगर ये याद रहेंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन डेली टू डेली, तो आप जो है वो करंट अफेयर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो कि HPR से कंडक्ट करा रहा है, जैसे आपका पटवारी है, पंचायत सेक्रेटरी है, HP सेक्रेटरेट का है ना, तो ये यहाँ पे आप अगर साइंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो जो भी सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है।
ठीक है। तो साइंस के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरे का पूरा सिलेबस जो दिया हुआ है उसका एमसीक्यू बेस पे आपको वहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, आप वहाँ से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, और मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को जो है वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इन करंट अफेयर्स की तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।